Welcome to Bind EduTech, and this is a continued video lecture in which we are going to continue the text part that we were going through of the chapter We Are Not Afraid to Die. इस चैप्टर में हम लोग जैसे प्रीवियस वीडियो में मैं बात कर रहा था कि डेट वाइज इंसिडेंट्स को याद रखना नोट करके ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चैप्टर में डेट वाइज जैसे 2 जनवरी को क्या क्या हुआ, 3 जनवरी को क्या क्या हुआ, 4 जनवरी को क्या क्या हुआ, अभी तक हम लोग 4 जनवरी तक का पढ़ चुके हैं। तो इन 3 दिनों में और आगे अभी 5 जनवरी को भी हम लोग एंटर कर चुके हैं इसके प्रीवियस वाले क्लास में। तो जितने भी दिन का 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी और आगे अगर देगा 6th, 7th जो भी देगा, तो हर दिन का क्या क्या इन लोगों का एक्टिविटी रहा वो तुमको एज अ स्टूडेंट नोट करना चाहिए डे बाय डे। और वो कहाँ से नोट करना चाहिए? जो मैं ये नोट्स बना करके देता हूँ, ये जो मेरा नोट्स रहता है जिसमें मैं ये एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स देता हूँ, ये एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स जो है ना, यही पॉइंट्स तुम्हारा हेल्प करेंगे नोट्स बनाने में कि किस तारीख को कौन कौन सी घटना हुई इन लोगों के साथ। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा ना कि इस चैप्टर से अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कोई लॉन्ग या मिड लेंथ का आंसर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग या मिड लेंथ का मेरा मतलब है मार्क्स वाइज। जैसे सभी बोर्ड्स में अलग अलग बोर्ड्स हैं, है ना, जिनमें सिमिलर, मान लो एनसीईआरटी की ये किताब चलती है, सीबीएसई बोर्ड में भी चलती है, झारखंड बोर्ड में भी चलती है, उसी तरह से और भी बोर्ड्स हैं। तो किसी बोर्ड में लॉन्ग आंसर किसी चैप्टर से 5 मार्क्स का देता है, 6 मार्क्स का देता है, ऐसा उन लोग का स्ट्रक्चर रहता है, मार्क्स का पहले से मेंशन रहता है। जैसे झारखंड बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर देता है, 6 मार्क्स का लॉन्ग आंसर्स देता है। झारखंड बोर्ड में 6 मार्क्स का एक 7 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर देता है, एक 10 मार्क्स का लॉन्ग आंसर देता है। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब लॉन्ग आंसर लिखने के लिए देता है। तो अगर इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जिसमें तुमको मतलब मीडियम से लॉन्ग तक, चाहे वो 5 मार्क्स के लिए हो अप टू 10 मार्क्स, 10 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नॉर्मली तो वैसे नहीं पूछता है किसी बोर्ड में एक क्वेश्चन 10 नंबर का हायर सेकेंडरी में। तो 10 मार्क्स तक का, 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर पूछेगा तो जो डेट वाइज इंसिडेंट्स याद रखेंगे वही इंसिडेंट्स आपको आपका आंसर लिखने में मदद करेंगे। वही इंसिडेंट्स, उन्हीं इंसिडेंट्स में आंसर छिपा हुआ रहेगा, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी हो। क्वेश्चन कोई एक पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आप रट सकते कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये लिख देंगे। क्वेश्चन पूछने का जो टेंशन है वो टीचर के लिए छोड़ देना चाहिए। आपको आंसर का टेंशन लेना है, क्वेश्चन का नहीं लेना है। क्वेश्चन तो आपको बना बनाया मिलता है, क्वेश्चन बनाना नहीं ना पड़ता है।
तो क्वेश्चन कुछ भी, कोई भी अगर इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है तो जो डे वाइज करके जो नोट्स जो याद रखेंगे जो स्टूडेंट्स पॉइंट्स कि 2 जनवरी को ये हुआ, 3 को ये हुआ, 4 को ये हुआ, 5 को ये हुआ, जितना याद रख सकेंगे और दिए गए वर्ड लिमिट्स के अनुसार जितना लिखेंगे उसको उसके लॉन्ग आंसर में अच्छा मार्क्स मिलेगा। और जैसे कि बीच बीच में मैं कुछ वर्ड्स टेक्स्ट बुक वाले बोलता हूँ कि कहीं कहीं टेक्स्ट बुक वाले वर्ड्स को ही यूज़ कर लिया करो ताकि टीचर को लगे कि टीचर को पता चले कि आप टेक्स्ट के थ्रू गए हैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। तो अभी हम लोग डेट वाइज में 5 जनवरी के डेट तक पहुँचे थे अपने प्रीवियस क्लास में, जिसका ये टेक्स्ट पार्ट जो था, ये टेक्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये पैराग्राफ था यहाँ से यहाँ तक, ये टेक्स्ट पार्ट जिसमें रिस्पाइट वर्ड का मतलब हम तुमको बताए थे, शॉर्ट लिव्ड मतलब बताए थे, उसके बाद एक टाइम दिया गया है कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ। ये पैराग्राफ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये पैराग्राफ ही 4 जनवरी का लास्ट यहाँ पर होता है नाइट तक, फिर 5 जनवरी यहाँ आ जाता है, ये हमने पढ़ चुका है। तो उसका एक जो एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स मैं बनाता हूँ जिनसे मैं कह रहा हूँ कि आपको आंसर्स तैयार करने में मदद मिलेगा अगर उन पॉइंट्स को अगर आप याद रखें, तो वो एक बार देख लो इस पैराग्राफ का। ये पैराग्राफ था जो यहाँ मिजरेबल पे ख़त्म हुआ था, डिस्परेट वर्ड पे ख़त्म हुआ था, जिसका मीनिंग बताए थे। इसमें क्या क्या बताया गया आपको जो आपको याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट में लिखा है बट द रिलीफ वॉज फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली। अब रिलीफ के लिए वहाँ पर एक अलग वर्ड यूज़ किया था टेक्स्ट में, उसका मीनिंग हम आपको बता दिए थे रिलीफ। तो और साथ में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि रिलीफ किस चीज़ को बोला जा रहा है यहाँ, मतलब जिस दिन से वो लोग फंसे हैं तूफान में, समुद्री तूफान में, तो किस दिन उनको और किस चीज़ का रिलीफ मिला है, राहत। 2 चीज़ मैंने आपको बताया था कि एक रिलीफ मिला, पानी का लेवल जो शिप के अंदर भरा हुआ था वो उन्होंने पंप आउट करके 36 घंटे के मेहनत से पंपिंग आउट करके उन्होंने उस पानी को ऑलमोस्ट निकाल दिया। ये एक रिलीफ था उनके लिए। और दूसरा रिलीफ था उनके लिए कि उनको 2 दिन के बाद भोजन करने का मौका मिल रहा था, मतलब भोजन मिल रहा था, जिसको मील वर्ड लिखा है, वो फूड के जगह मील लिखा है। और बताया गया है कि उसकी वाइफ, नरेटर की वाइफ मैरी इन लोगों को खाने के लिए, इन लोगों सबको के लिए वो लाती है। 2 आइटम्स बताए गए थे क्या क्या वो लेकर के आती है खाने के लिए। तो ये रिलीफ हुआ। एक रिलीफ हुआ ये कि वाटर लेवल घट गया, एक रिलीफ हुआ ये कि खाना मिला। मगर ये रिलीफ ज़्यादा देर तक चला नहीं, मतलब ये आरामदायक समय जो इनका था ये ज़्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि 4 तारीख के शाम को ही क्या होने लगा, ब्लैक क्लाउड्स वो शिप के बिहाइंड स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द शिप। और ये ब्लैक क्लाउड्स का आप एकदम इजी मतलब समझिए, मतलब वो क्लाउड्स जो बारिश लेकर के आते हैं, जिनमें पूरी तरह से बहुत जब क्लाउड्स ब्लैकेस्ट हो जाता है, जितना ज़्यादा ब्लैक क्लाउड होता है उतना ज़्यादा पर्सिपिटेशन रेन का उम्मीद रहता है, होप रहता है, उतना होता है। तो ब्लैक क्लाउड्स कहने का एक सिंपल सा अर्थ है वेदर खराब हो रहा है,
ये आप लोग बोलचाल के भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं। वेदर क्या हो रहा है, खराब होते जा रहा है। तो कैसे खराब हो रहा है वो बताया है, 3 चीज़ें बताया है कैसे कैसे खराब हो रहा है। पहला बताया कि ब्लैक क्लाउड्स स्टार्ट कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द शिप, ये इंडिकेट कर रहा है कि वेदर खराब हो रहा है, और ये 4 बजे हुआ, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे के बाद विद इन 1 आवर, मतलब लगभग 5 बजे क्या हुआ, विंड। अब विंड मतलब तो सबको ही समझते होंगे आप लोग, जो हवाएं थी was once again blowing at the speed of 40 knots। तो पहला तो जो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे थे वो मुश्किल के संकेत दे रहे थे। दूसरी तरफ हवाएं जो थी, विंड्स जो थी, 5 बजे से विंड्स भी तेज हो गई। कितनी तेजी था विंड्स का, वो ये फैक्ट याद रखना, ये हम तुमको बोले 40 नॉट्स पर आवर, इतने तेजी से विंड चल रहा था। और तीसरा प्रॉब्लम था कि जो सी वेव्स थे वर बिकमिंग बिगर एंड बिगर, समुद्र की जो लहरें थी वो बड़ी होते जा रही थी। अब आप याद कीजिए कि इसी चैप्टर में आपको बताया गया है कि जब ये लोग का सामना हुआ था समुद्री तूफान से, तो 30-40 मीटर ऊंचा सी वेव से इनका तूफान टकराया था। 30-40 मीटर का ऊंचाई था। ये जो लिखा है ना, सी वेव्स बिकमिंग बिगर एंड बिगर, समुद्री लहरें बड़ी होती जा रही थी। वंस अगेन, एक बार फिर से, ये कहीं अगेन वर्ड का भी यूज किया हुआ है यहां देखो, वंस अगेन, मतलब कि इसके पहले जो सिचुएशन था, जिस समय वो समुद्री तूफान शिप से टकराया, वैसा ही सिचुएशन फिर से बनने लगा। तेज हवाएं, स्पीड याद रखना 40 नॉट्स पर आवर, और नॉट्स क्या होता है, और 1 नॉट्स बराबर कितना किलोमीटर में अगर बदलना चाहें किलोमीटर पर आवर में, तो वो आप कर सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया है जहां इस चैप्टर में फर्स्ट टाइम ये वर्ड आया था, नॉट वर्ड, तो वहां जा कर के उस पार्ट का वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए, सुनिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा नॉट्स क्या होता है और किलोमीटर में कैसे उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 40 नॉट्स याद रखना, ठीक है। विंड की स्पीड बताई जा रही है और लहरें ऊंची से ऊंची होती जा रही है, और सब मिला करके ये लाइन, सब मिला करके ऑन द होल ये लाइन है, ये पॉइंट पढ़ो, लिखा है द वेदर कंटिन्यूड टू बिकम बैड ड्यूरिंग द नाइट, कि जैसे जैसे रात होते गया, 4 बजे शाम से क्लाउड छाना शुरू किया, ब्लैक क्लाउड्स, ठीक है। जैसे जैसे रात होने लगा, वैसे वैसे वेदर क्या होते गया, खराब से और खराब होते गया। अब इसी को टेक्स्ट बुक में, आपका जो टेक्स्ट बुक है वहां देखिए एक वर्ड यूज किया था, डिटोरिएट। ये वर्ड मैंने कहा था कि अगर याद रख पाओ, स्पेशली इसका स्पेलिंग, जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये वर्ड का स्पेलिंग याद रखना ये टफ हो सकता है, ठीक है। डिटोरिएट, इसका स्पेलिंग देख लेना। और डिटोरिएट का मतलब हुआ बहुत आसान शब्दों में बिकमिंग बैड। लेकिन अगर आप आंसर में लिखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जिसमें तुमको ये लिखना पड़ा कि वेदर जो है वो रात जैसे जैसे हो रही थी वैसे वैसे वेदर खराब होते जा रहा था,
तो आप अगर लिखोगे कि वेदर वॉज बिकमिंग बैड थ्रू आउट द नाइट, तो सही आप लिख रहे हो, कोई गलत उसमें आपको टीचर तो नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट डेटोरिएट वर्ड यूज करता है इसी चीज को बताने के लिए और सही स्पेलिंग के साथ यूज करता है, तो टीचर का ध्यान उस पर जाता है और उससे मार्क्स में फर्क पड़ता है। तो ये इसलिए मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ कि सीखो स्टोरी से और उन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करो। डेटोरिएट भी एक ऐसा वर्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। रात होते गई वैसे वैसे और डेटोरिएट होते गया सिचुएशन, और सुबह, यहाँ एक DAWN, ये वर्ड भी बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत कॉमन होगा और कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ माइंड होगा ये DAWN। अब एक DOWN होता है जिसका मतलब हो गया नीचे, डाउन, लेकिन ये है DAWN और इसका इतना इजी मीनिंग है, वो मैंने आपको बता दिया है पिछले क्लास में। जो मेरा नोट्स रहता है उसमें आप देख सकते हैं। डॉन, DAWN वर्ड जो था उसके लिए यहाँ वर्ड मैंने लिखा था मॉर्निंग टाइम। सुबह के समय को ना DAWN, डॉन बोलते हैं। उस समय का जो स्काई होता है पार्टिकुलरली उसको बोलते हैं। तो 5 तारीख के सुबह by dawn on January 5 our situation was again desperate। अगेन वर्ड यूज कर रहा है, इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हो ना। पहले ही एक बार हादसा हो चुका है इन लोगों के साथ, फिर से सिचुएशन जो है वो फिर से डेस्परेट होते जा रहा है। और डेस्परेट होने का यहाँ अर्थ है दयनीय होते जा रहा है, कंडीशन खराब से खराब होते जा रहा है। बाय नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब 5 जनवरी के मॉर्निंग को आवर कंडीशन हैज़ वंस अगेन बिकम मिजरेबल। हमारा उनका स्थिति जो है वो मिजरेबल हो गया था, दयनीय हो गया था। ये हम लोग पढ़े हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़े थे। अभी आपको मैंने पॉइंट्स बताए। तो जैसे ये 4 तारीख का नाइट का मौसम का ख़राब होना, वहाँ 4 तारीख ख़त्म होता है और 5 तारीख के सुबह के बारे में ही बताया गया कि सुबह ही बता दिया गया कि इनका जो सिचुएशन था वो और दयनीय फिर से एक बार दयनीय हो गया था। मतलब ये लोग फिर से एक बार डेंजर का सामना, इन लोगों को खतरे का सामना, थ्रेट का सामना फिर से इनको एक बार करना पड़ सकता है। लहरें ऊंची उठ रही हैं, हवाएं तेज चल रही हैं, तो ये इनके लिए खतरनाक साबित है। अगली सुबह 5 जनवरी को सुबह के टाइम, यहाँ वापस अगर आप आए टेक्स्ट बुक में, यहाँ देख रहे हैं व्हेन आई वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रेन। ये टेक्स्ट बुक से ही आपका है लिया गया, तो मैं टेक्स्ट बुक में वापस आता हूँ। यहाँ है ये पैराग्राफ, देख रहे हो छोटा पैराग्राफ, ये 5 जनवरी को नरेटर जाते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को कंफर्ट करने। When I went in to comfort the children। अब कंफर्ट करना मतलब समझते हो? एक अगर तुम इसका हिंदी में अनुवाद कर दोगे तो इसका अर्थ बहुत गलत निकलेगा और अजीब निकलेगा, क्योंकि कंफर्ट का मतलब होता है आराम। हम लोग कंफर्ट का मतलब आराम समझते हैं, कंफर्टेबल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। पर यहाँ पर
कंफर्ट वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है अपने बच्चों को करेज देने के लिए। करेज वर्ड समझते हैं? COURAGE, जिसका मतलब होता है हिम्मत, हौसला। तो उसको यहां कंफर्ट लिखा है, मतलब अपने बच्चों को हौसला देने के लिए वो जाते हैं, नरेटर जाते हैं अपने बच्चों के पास उनको हौसला देने के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत रेज होता है कि यहाँ क्या बातचीत होता है बच्चों में जब वो जाते हैं बच्चों के पास। पहला क्वेश्चन तो उठ जाता है कि बच्चों के पास जाते क्यों हैं नरेटर। दूसरा, डेट याद रखना, पार्टिकुलरली कौन सा दिन था जिस दिन ये जिक्र हुआ है कि वो बच्चों को के पास गए, क्या करने गए थे, टू कंफर्ट देम। अब यहाँ पर तुमको कंफर्ट वर्ड याद रखना होगा, क्या करने गए थे इसका आंसर के लिए, कि वो अपने बच्चों को हिम्मत, साहस और हौसला, ये वर्ड्स होते हैं ना हिंदी में। हिम्मत किसी को बंधाना, किसी को साहस देना, किसी का हौसला बढ़ाना। इनकरेज वर्ड भी हम लोग यूज़ करते हैं हौसला बढ़ाने के लिए। तो वो बच्चों को एक्चुअली में उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मिलने गए थे, और बच्चों के साथ उनकी क्या मुलाकात हुई छोटे से पैराग्राफ में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।